नमस्कार। मैं राघव टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने, क्योंकि शुक्रवार है, 8:30 बजे का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन से मॉडल और मॉडल से एक्टर। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों को मैं जो है इंतज़ार ना कराते हुए मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। बाहर से कड़क और अंदर से नरम दिल, श्री दयानंद शेट्टी जी उर्फ इंस्पेक्टर दया। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे तमाम दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा गणेश चतुर्थी की, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है। इतना सुंदर, इतना शुभ दिन है, तो उसकी शुरुआत आज आपके प्रोग्राम से हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको और हमारे तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। राघव जी, आपको भी और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ सबको। गणेश जी हमेशा खुश रखें। जो पिछले पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे जरा बाहर निकालें, ये जी मनोकामना सर, वही बिल्कुल। प्रार्थना करते हैं। जी सर। सर हम अगर आपके जीवन को लेकर के शुरुआत करें, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है मैंगलोर में जो है आप पैदा हुए। उसके बाद में आपकी पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट हुई। देन आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बने। स्पोर्ट्स पर्सन बनने के साथ-साथ में आपने फिर उसके बाद में मॉडलिंग शुरू की। वहाँ भी बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर के, और उसके बाद में एक बेहतरीन एक्टर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपके पिताजी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो आपने क्या जी। वो एक रीज़न था कि जो है आपने स्पोर्ट्स जॉइन किया? तो सबसे पहले तो ये बात सर। अ, नहीं, एक्चुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे गणेश जी का आशीर्वाद है, वैसे हमारे माँ बाप का भी आशीर्वाद होता है हम पर। तो कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं। तो जो मेरा दिल डॉल है, जो मेरा फ्रेम है, वो मेरे पिताजी की देन है। वो उनकी तरफ से मेरे लिए शायद है लाइफ में कि वो एक वेट लिफ्टर थे। तो ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया। 1958 से 1964 तक ही वाज द नेशनल चैंपियन वेट लिफ्टिंग में। तो शायद जो हेल्थ है वो विरासत में मिली है उनसे। बट उन्होंने कभी भी मुझे स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज नहीं किया, क्योंकि उन दिनों स्पोर्ट्स में ऐसा कोई ज्यादा इंसेंटिव हुआ नहीं करता था। तो उनका था कि अगर स्पोर्ट्स करना भी है तो पहले कुछ ढंग का काम लो, स्टार्ट अ जॉब और बिजनेस, और उसके बाद शौकिया तौर से अगर स्पोर्ट्स करना है तो करो। ऐसे टोटली स्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होके आप स्पोर्ट्स को मत करो, ये उनका कहना था। जो मुझे लगता है उन दिनों के हिसाब से एकदम परफेक्ट था, वेरी एप्ट एक्चुअली, क्योंकि उन दिनों स्पोर्ट्स में ज्यादा पैसा नहीं होता था। तो और उनका एक ये भी कहना था कि वेट लिफ्टिंग करना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करने से लेटर स्टेज में आपके बॉडी पे काफी इम्पैक्ट होता है। जो जवानी में आपने जोश में जो किया है, तो उसके कहीं ना तो कहीं रिपरकशंस, उसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है लेटर ऑन इन योर लाइफ, लाइक जॉइंट्स है, बैक है। तो उन्होंने कहा कि वेट लिफ्टिंग मत करना, गो फॉर सम अदर स्पोर्ट्स। तो व्हाट केम वेरी नेचुरली टू मी, एकदम स्वाभाविक तरह से जो मुझे मेरे लाइफ में आया, वो था एथलेटिक्स। तो आई स्टार्टेड डूइंग डिस्कस थ्रो एंड शॉट पुट। दैट इज हाउ मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू किया। बाकी पैसा प्लान्ड ऐसा कोई ये था नहीं मेरे लाइफ में, कोई भी चीज प्लान्ड नहीं हुआ कि मैं ये करूंगा, मैं से करूंगा और वहां जाऊंगा, या एक्टिंग करूंगा, मॉडल, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे ऊपर वाले ने मेरे सामने चीजें रखते गए, वो मैं उसको स्वीकार कर रहा था। जो मैं करता था मैं दिल से करता था, वो एक है। जी सर। सर एक्टिंग की जो करियर आपने बाद में सेलेक्ट किया, तो उसके पीछे भी एक आपकी कहानी है। ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि जब आपने थिएटर जॉइन किया, उसके पहले आपको जो आपका स्पोर्ट्स में आपका जो रुझान रहा, तो वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप उसके बारे में बताएँ कि किस तरह से आप एक्टिंग की दुनिया में थिएटर की दुनिया में आपने कदम रखा? जी।
स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा कि 1994 में आई वाज अ स्टेट चैंपियन महाराष्ट्र डिस्कस थ्रो में, बट उसके बाद मेरे लेफ्ट नी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं सोचा कि ज्यादा दूर तक मैं शायद नहीं जा सकता, और आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो, मतलब वो उम्र ऐसी थी कि कुछ करना था, बट इंजरी की वजह से मैं रुकना भी नहीं चाहता था। फादर का होटल बिजनेस था, तो मैं वो भी संभालता था, मतलब वहां पे भी मुझे ध्यान देना पड़ता था। उसके अलावा हम लोग हमारे जो कम्युनिटी, हमारा बंड्स कम्युनिटी में कुछ एक्टिविटीज होते थे, तो हम लोग वहाँ पे एनुअल फंक्शंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे थिएटर थिएटर के एक गुरु किस्म के जो हमारे प्रकाश शेट्टी बोल के हैं, ही वाज अ थिएटर पर्सनालिटी, तो उनका एक टीम था, थिएटर ग्रुप था, तो ही लाइक माय वॉइस, उनको मेरा वॉइस पसंद आया, तो वो आके बैक स्टेज पे आके मिले मुझसे, और उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट थिएटर। मैं बोला सर ये मेरा काम नहीं है, हम लोग तो होटल वाले हैं, अल्टीमेटली होटल के काउंटर पे या किचन में ही बैठना है हमको, तो ये हमारा काम नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, शौकिया तौर से करते हैं हम लोग, यू जस्ट कम एंड जस्ट सी हम लोग क्या करते हैं थिएटर में, वर्कशॉप होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन दिस दैट, और एक छोटा वन एक्ट प्ले करते हैं। तो ऐसे ही आउट ऑफ चॉइस के, मतलब आउट ऑफ नो चॉइस यू कैन से, उन्होंने कहा, मैंने बहुत रिलक्टेंटली हाँ कह दिया, और एक हफ्ते के बाद मैं वहां पे पहुंच गया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर विद देम, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, मुझे अच्छा लगने लगा। तो और ये एक्टिंग का कीड़ा ऐसा है कि वो जल्दी मरता नहीं, तो एक बार वो घुस गया तो मैं उसी में आगे निकलता गया। एंड फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट कंपटीशन प्ले मैंने किया था उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, तो वो भी एक इंसेंटिव था टू गिव अ पुश कि भाई यू हैव टू डू समथिंग इन दिस। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट, और एक्टिंग के क्षेत्र में चला गया, और आई थिंक थिएटर करने के मेरे अंदर से 2-3-4 महीने के अंदर ही मुझे सीआईडी से ये ऑफर आया था ऑडिशन के लिए। तो आई वेंट देयर, मैंने ऑडिशन किया, उनको ऑडिशन पसंद आ गया, और उनका कहना था कि वी वर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, एंड आई जॉइंड सीआईडी 1998 में। तो उसके बाद मतलब 21 साल कंटिन्यूस वो जर्नी रहा सीआईडी का। जी जी सर। राघव जी। जी सर, आपके काफ़ी सारे फैन्स हैं जो आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने फैन्स के लिए आप जो शब्द यहाँ पर कहना चाहें वो कह सकते हैं, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर। सर हम जो भी हैं, जहां भी है, और हमारे फैंस की वजह से एक शो अगर 21 साल चलता है तो वो ऐसे ही नहीं चल सकता। बिना फैन के बेस, फैन के सपोर्ट के कोई भी शो या कोई भी एक्टर नहीं चल सकता। तो हमारे आज कुछ भी है, जो भी पहचान है या जो भी हमने हासिल किया लाइफ में, इट इज श्योरली बिकॉज ऑफ द फैंस। हमारे बीच में एक बॉन्डिंग, भले मैं सोशल साइट्स पे कहीं पर नहीं हूँ, तो फैन मेल्स को रिप्लाई करना, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे, जैसे आपने कहा, मैं कहीं भी कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द फैन, बिटवीन माई फैंस, सीआईडी फैंस। हमारे बीच में एक अलग बॉन्डिंग है। तो आज भी हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी गणपति का सीजन स्टार्ट हुआ, सुबह से कहीं घरों में जाके आया हूं मैं, कितने लोगों से मिला मैं, तो आज भी वो बॉन्डिंग है। सीआईडी बंद होकर मेरे अंदर अभी अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, बट आज भी बड़ा फ्रेश रिलेशन है विद द ऑडियंस, विद आवर फैंस। सो आई थिंक इट इज देयर ब्लेसिंग दैट वी एग्जिस्ट। बिल्कुल, फैन्स की ही बदौलत जो है एक एक्टर या पहचान किसी की बनती है। तो मैं यहाँ पर सर आपसे कहना चाहूँगा, आपने सीआईडी में तो एक नाम कमाया ही, आपने बेहतरीन एक्टिंग की। अ, आपके जीवन में जब आपके जो सीआईडी में जो आपका आगमन हुआ ख़ास तौर पे, तो उसको लेकर के भी एक बहुत बेहतरीन कहानी है उसके पीछे भी, क्योंकि आप गए थे और आपने वहाँ पर कहा भी कि मैं तो सिर्फ़ मिलने के लिए बुलाया था, और तो मैं चाहता हूँ कि वो कहानी अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताएँ तो। हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं थिएटर कर रहा था, स्पेशली तुलु थिएटर और हिंदी के प्लेस उन दिनों मैं कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे एक आज के बहुत काफी जाने माने डांस कोरियोग्राफर है संजय शेट्टी, वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, फायरवर्क्स में, सीआईडी के शो में। तो वो मेरा प्ले देखने के लिए आया था कहीं, आई डोंट रिमेम्बर, इसी ऑडिटोरियम में। तो प्ले खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज पर आया, वो मुझसे मिला, बोला यार बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, व्हाई डोंट यू गेट इनटू टेलीविजन और फिल्म्स, यू नो। मैंने बोला नहीं नहीं, ये शौकिया तौर से कर रहा हूँ, बस टाइम पास है ये, मतलब मेरे फादर शायद एग्री नहीं होंगे,
तो मैं टाइम पास के हिसाब से मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, मैं ये सब कैमरा फेस करना मेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं यार बहुत बढ़िया कर रहा है, वी आर लुकिंग आउट फॉर अ कॉप, मतलब हमको सीआईडी में नए कॉप्स की जरूरत है, दे आर ऑडिशनिंग, तो तू आ जा। मैंने बोल दिया बॉस, वो अपना हमारे डायरेक्टर को भी बता दूंगा, तो यू कम एनी हाउ। तो एक हफ्ते के बाद उन दिनों पेजर हुआ करता था, उनका एक मैसेज आ गया कि मैंने हमारे बॉसेस को बता दिया आपके बारे में, एंड दे आर वेरी वेरी कीन टू मीट यू। मैं बोला यार संजय तू मेरे को मरवा मत, मैं मेरे लिए नहीं है ये, मेरे से नहीं होगा। बोलता ठीक है तेरे को नहीं करना मत कर, बट चूंकि मैंने उसे कहा है कि somebody is coming to meet you for audition, तो मेरा इज्जत रखने के लिए तू आ जा। तो आई वेंट देयर, उनका ऑफिस बैंड्रा हिल रोड में हो रहा था उन दिनों। मेरे फादर की तबीयत उन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती थी, हॉस्पिटलाइज जुहू। तो जुहू से मैं अपनी मॉम को लेके गया था एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए नेशनल कॉलेज बैंड्रा, और उस वक्त उसका मैसेज आया कि कम फॉर 10 मिनट्स मीट आवर बॉसेस एंड गो। तो मैं गया वहां पर कैसे तैसे करके, हड़बड़ाहट में, क्योंकि आई हैड टू रश बैक टू द हॉस्पिटल। एंड वहां पे जाके देखा तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों वहां पे थे, सब हमारे प्रोड्यूसर, और बीपी सिंह डायरेक्टर, जो उन दिनों बहुत बड़े टेरर हुआ करते थे टेलीविजन में, बट मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने देखा मुझे, 3 पेज का सीन हाथ में दिया, बोला ऑडिशन करना है, पढ़ लो इसको। और मैंने देखा, मेरा मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं आई वॉज गुड एट मार्किंग अप लाइन्स। तो 3 पेज का उन्होंने दिया था, मैंने देख लिया, और 5 मिनट में खड़ा हो गया उनके सामने, बिकॉज मुझे बहुत गाई लगी थी वहां से भागने की। तो 3 पेज का उन्होंने ऑडिशन लिया, मेरे बगल में आके बैठ गए, बोला बोलो लाइन्स बोलो, एंड आई वेंट अबाउट माई लाइन्स। तो उन्होंने सुना पूरा, बोला लाइन्स तो अच्छी तरह से याद कर लेते हो, पर आपके एक्सेंट में साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है, जो आप हिंदी बोलते हो उसमें साउथ इंडियन एक्सेंट आता है। मैंने बोला सर मैं साउथ इंडियन हूँ, तो साउथ इंडियन एक्सेंट आना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। बोला नहीं नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आप अलग अलग जो उन दिनों मनोहर कहानियां, इस किस्म की सब किताबें, हिंदी में जो किताबें आती हैं स्टोरीज की, वो आप पढ़ो। मैं बोला ठीक है सर मैं पढ़ता हूँ, और मैं घर वहां से निकल गया। तो ऑडिशन लिया गया, ऑन कैमरा ऑडिशन लिया, एंड विद इन अ वीक्स टाइम मुझे कॉल आ गया, सर आप आ जाइए, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ कॉप। विच आई थॉट, जिस घाई में मैंने ऑडिशन दे के मैं जिस तरह से वहां से भागा था, मुझे लगा मुझे नहीं बुलाएंगे वो, बट विद इन अ वीक टाइम उन्होंने कॉल किया मुझे, एंड आई वाज सिलेक्टेड। और शुरू के दिनों में एज यूजुअल वहां पे, क्योंकि सीनियर कॉप्स हुआ करते थे, एसीपी प्रद्युमन था, और यहाँ पर आशुतोष गोवारीकर हुआ करते थे उन दिनों। तो सीनियर कॉप थे, तो आई वॉज अ रूकी कॉप, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं होता था। तो पीछे मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता था, या हाथ पीछे रख के खड़ा होता था, ये मेरा काम था स्टार्टिंग में। बट सिलसिला चलता गया, धीरे 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 इम्प्रूव करते गए, आई बिकेम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन दैट शो। And what can I say? I mean, all thanks to Mr. BP Singh, कि he saw that talent in me. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और आपने इतनी बेहतरीन एक्टिंग जो है वहाँ पर ही नहीं, आपने फ़िल्मी जगत में भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सुंदर एक्टिंग की। और एक्टिंग नहीं, वो आपका जो ख़ास तौर पे जो किरदार आपका रहा कि दरवाज़ा तोड़ने वाला, तो उसको लेकर के भी कहीं आपने शायद कहा है कि आपने काउंट तो कभी नहीं किया, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो गिनीज़ बुक में जो है आपका नाम आना तो बिल्कुल पक्का है सर। जी। तो सर हाँ, अगर एक उस कैटेगरी में आप कुछ रखते हैं वो। जी, सर आपके अंदर जी एक और टैलेंट है, जो ज़्यादा लोगों को शायद पता है, नहीं पता है, कि आप बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं। अरे नहीं नहीं सर, ये अफवाह है, ये खामखा अफवाह है। मैं ऐसे ही मतलब जो नॉर्मली घर में गुनगुनाते हैं ना, बाथरूम सिंगर्स बोलते हैं, मैं वही हूँ। नहीं आई एम नॉट अ सर, ट्रेन सिंगर। और ट्रेन मैं सिंगर नहीं हैं आप, लेकिन आप गाते फिर भी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है। एक एपिसोड में आपने गाना भी गाया था। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, आप अपना थोड़ा-सा अगर कैमरा एडजस्ट कर लें, तो आपका फेस जो है ना ऊपर से हाँ, थोड़ा-सा कट रहा है। हाँ, नाउ दिस इज़ बेटर सर। जी, थिएटर है। तो सर मैं आप हाँ, ये या ठीक है सर। सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि हाँ। आपने एक एपिसोड में बाकायदा गाना गाया है सर, तो आप सिर्फ़ बाथरूम सिंगर कैसे हो सकते हैं सर? तो उसके पीछे की नहीं थोड़ी-सी स्टोरी अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। नहीं, सिंगिंग उस आई थिंक 2 या 3 एपिसोड में हमने ये किया है गाने का। एक तो हमने बकायदा प्रॉपर स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किया था, वो कुंवारा बाप का गाना है, आरिया निंदिया,
आरिया जा, वो एक लोरी है बच्चे के ऊपर। तो एपिसोड में एक सीक्वेंस था जहाँ पे एक बच्चा मिल जाता है, छोटा टॉडलर है, छोटा सा बच्चा खो गया है, एंड हम लोग उसको अपने घर में पाल रहे हैं। तो वहां पे सुलाने के लिए कोई गाना चाहिए था, तो सिंह साहब ने बोला कि कोई फिल्म का गाना जो तुम जानते हो उसको हम लोग गा सकते हैं, मतलब ऐसे हम कर सकते हैं। बट ही वॉन्टेड इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, तो हमने उसको स्टूडियो में जाकर बाकायदा शूट किया। उसके अलावा हमने एक एपिसोड में हेमंत कुमार का एक गाना था, या दिल की सुनो, वो हमने गाया था तीनों ने मिलके, तीनों कॉप्स ने मिलके। तो वो भी बहुत अच्छा एक मोमेंट था। तो ऐसे ही मजाक मजाक में हमने गाया था। अदरवाइज हम तीनों कोई ऐसा कॉन्फिडेंट सिंगर्स नहीं है, बट हमने गाया था और आई थिंक इट टर्न्ड आउट वेल। मतलब जब हमने एपिसोड भी देखा तो सुनने में अच्छा लगा, बेसुरे नहीं थे। जी राघव जी। पर फिर भी आपने हमेशा ही कमाल का जो आपकी आवाज है, खास तौर पे देखा जाए आपकी जो पर्सनालिटी है पूरी ओवरऑल के शरीर से जो डील डॉल है वो बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है आप। और उसके साथ साथ में आपको जो ऊपर वाले की दिन जो कड़क आवाज आपको मिली है, तो वो पूरी तरह से जो आपका जो किरदार जो भी आपने आज तक निभाए हैं उसमें बहुत खूबसूरती से जो है हमेशा आई है। अगर हम बात करें आपके कुछ शो के बारे में, तो उसमें जो झलक दिखला जा का जो आपका एक्सपीरियंस था, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने डांस भी उसमें बखूबी किया, तो वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए सर? यार, कहाँ छेड़ रहे हो इसको, डांसिंग वांसिंग को। ये डांसिंग हमारा काम नहीं है। और जब सोनी से मुझे कॉल आया था, मैंने पहले बोला, यही बोला था कि भाई मैं डांसर नहीं हूँ, आप मुझसे बाकी कुछ भी काम करा लीजिए, बट ये डांसिंग वांसिंग मेरे पास का नहीं है, मैं नॉन डांसर। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि दिस शो इज अबाउट नॉन डांसर्स, पीपल वांट टू सी नॉन डांसर्स डांस, जो डांस नहीं कर पाते हैं उनको डांस करते हुए देखना चाहते हैं ऑडियंस। तो दिस शो इज ऑल अबाउट नॉन डांसर्स। मैं भी बाद में सोचने पड़ गया, उन्होंने भी काफी इंसिस्ट किया, तो मैं बोले चलो कर लेते हैं। बट जब वहां जाके देखता हूं तो मेरे अंदर से 13 में से 8 लोग एकदम प्रोफेशनल डांसर्स थे, मतलब एकदम ट्रेन डांसर्स थे। 4 या 5 लोग थे मेरी तरह जो अनाड़ी थे डांसर में। बट चलो ठीक है, डांसर डांस भी कोई मतलब कोई अनअचीवेबल फीट तो है नहीं, कर सकते हैं। बट उसके लिए उतना रिहर्सल, उतना टाइम देना जरूरी है, जो उन दिनों में नहीं दे पाता था। बिकॉज 30 दिन शूट करते थे हम लोग सीआईडी के, ऑलमोस्ट 30 डेज, ऑलमोस्ट एवरी डे वी शूट फॉर सीआईडी। और उसके बाद रात को पैकअप के बाद रिहर्सल स्टूडियो में जाओ, वहां पे रिहर्सल करो। और वहां पे भी पता चला कि गाना लॉक नहीं हुआ, कॉस्ट्यूम लॉक नहीं हुआ, या कोरियोग्राफी लॉक नहीं हुआ। तो देखते देखते 3-4 दिन उससे भी निकल जाते थे, और लास्ट के 2 दिन में हमको रिहर्सल विहर्सल करके वहां पे टेक्निकल स्टेज पे करना पड़ता था, तो विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज अ मिस फॉर द डांस शो। बट काफी लोगों को अच्छा लगा। आई मीन आई एम थैंकफुल टू देम कि भाई कहीं ना तो कहीं थोड़ा आइसिंग इन द केक वाली बात है। अदरवाइज आई आई हैड अ गुड टाइम, आई एंजॉयड थॉरली। 1.5 महीने जो मैं झलक के घर में था, वहां पे रिहर्सल से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, टेक्निकल से लेके, पूरा एंटायर टीम, इट वाज वंडरफुल, बहुत मजा आया। बट समवेयर मुझे ऐसा लगता था कि आई वाज मिस, मुझे वहां नहीं होना चाहिए था बस। सर फिर भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको निभाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है, झलक दिखला जा इज़ नॉट फॉर द डांसर, इट इज़ अबाउट द नॉन डांसिंग परफॉर्मर्स। जो लोग डांस नहीं कर सकते हैं, उसमें कई सारे ऐसे और भी वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करते हैं झलक दिखला जा में, जो नॉन डांसर्स होते हैं, बट इतने ज़्यादा फेमस और सेलिब्रिटीज़ होते हैं इस तरह के कि जो है उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से डांस किया जा सकता है। और सारी जो बातें हैं ये इस तरह की, वो सिर्फ हमारे जो है उस चीज पे डिपेंड करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेते हैं, कितने सहज भाव से लेते हैं। तो वो आपकी बहुत एक खूबसूरत सी बात है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप बाहर से कड़क हैं और अंदर से बिल्कुल नरम हैं, तो देखने में जरूर लगता है। और खास तौर पे सर मैं एक आपका जिक्र और करना चाहूंगा, आपका जो खास तौर पे जो चांटा जो आप सीआईडी में अक्सर मारा करते थे, तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है।
क्योंकि खाली एक बात नहीं है कि आपको दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन जो भी मुजरिम वहां पर दिखाया गया हमेशा, वो कुछ नहीं बोल रहा होता था। और उसके बाद में आपका एक करारा जो चाटा, वो क्या बोलते हैं, 2.5 किलो का हाथ नहीं, 5 किलो का हाथ जो आपका पड़ता था, तो उसको लेकर के वो कैसे आइडिया है, या उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? चाटा तो मेरे अंदर से आपने फिल्मों में भी देखा होगा, शोज में भी देखा होगा कि चाटा पुलिस वाले स्पेशली कॉन्स्टेबल्स मारते थे क्रिमिनल को। और मेरे ज्वाइन करने से पहले भी लोगों ने चाटा मारा है, मेरे बाद भी काफी लोगों ने चाटा मारना ट्राई किया है। बट क्या होता है, चाटा मारने का जो एक इम्पैक्ट होता है ऑन कैमरा, सामने क्रिमिनल को मार रहे हो और उतने परफेक्ट, उतने फुल स्पीड में आप अभी अगर कोई क्राइम शो या कोई भी फिल्म देखते हो, आप चाटे का शॉट देख लो, बड़ा फेक लगता है, ऐसा लगता है मजाक कर रहा है कुछ। बट आई थिंक वो मेरा जो मैं स्पोर्ट्स शो करता था डिस्कस थ्रो, वो जो मेरा हैंड स्पीड था डिस्कस फेंकने का, शायद वो कहीं मेरे काम आ गया यहाँ पर। तो जब भी मैं चाटा मारता था तो उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता था कि सेट पे जब वो शूट कर रहे होते हैं, वो कैमरामैन डर जाता था कि अरे सर ने मार दिया इसको। मतलब इतना परफेक्ट टाइमिंग होता था हाथ का और उसका पूरा फेस टर्न करने का। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाटा मारना मेरा स्पेशलिटी बन गया था। मतलब अगर कोई क्रिमिनल कहीं पकड़ा गया, उस सीन में हूं भी नहीं, तो मुझे चाटा मारने के लिए बुलाया जाता था वहां पर कि चाटा मारो, क्योंकि वो इम्पैक्ट कैमरे में बहुत बढ़िया आता था। तो देखते देखते वो एक ट्रेंड हो गया शो में कि फाइनल जो स्नैप है वो दया मारेगा, वो क्रिमिनल को कहीं से भी कहां पे भी हो, वो जहां पर किसी भी लोकेशन पे मारा हो, वो ब्यूरो में या कहीं जमीन पे या चेयर पे आके कन्फेशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि चाटा बहुत भारी है और उसने कन्फेशन करना स्टार्ट किया। बेसिकली वो एनोनिमस है कि सिनोनिमस है कि भाई झापड़ मारा तो बहुत इसको टॉर्चर किया, उसके बाद उसने कन्फेशन स्टार्ट किया। बट वो चाटा इम्पैक्ट इतना परफेक्ट था कि लोगों को वो चाटा और दरवाजा तोड़ना ज्यादा मजा आने लगा देखने में। तो वो नाम के साथ जुड़ गया, ये चाटा बहुत जबरदस्त मारता है। तो वही है, मतलब अगर किसी भी चीज को आप दिल से बड़े प्यार से उसको निभाते हो तो लोगों के दिल में उतर आता है। वही हुआ मेरे साथ, और कुछ नहीं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि जब आपने इस तरह से चाटा मारना शुरू किया, तो वो एक बहुत ही खूबसूरती से वो परफेक्ट जगह पर लगता था जाकर के, जिससे जो है बहुत कनेक्टिविटी होती थी। और वो जैसे ही चाटा पड़ता था, उसके पहले वो कितना भी टॉर्चर किया जा रहा हो, लेकिन जहाँ आपका एक चाटा पड़ा, बस वो रट्टू तोते की तरह जो है बोलना शुरू कर देता था। तो अपनी सारी बातें जो है और एक खास कन्फेशंस का स्टार्ट। बात राघव जी, जी, नहीं, और एक खास बात इस चाटे का जो एक स्पेशलिटी ये था कि हमने करीब 1700 से ज्यादा एपिसोड्स किए हैं, 1 आवर एपिसोड्स किए हैं। मोर देन 1700 एपिसोड्स हुए हैं सीआईडी के। बट इतने, मतलब अगर 1700 एपिसोड्स हुए तो मेरे अंदर से 3 साढ़े 3 हजार से ज्यादा चाटा मारा है मैंने। मगर मजाल है कि एक भी आर्टिस्ट को चाटा कनेक्ट हुआ हो नहीं, कभी किसी के गाल पे नहीं लगा। मतलब डायरेक्ट कितना भी नजदीक या दूर डिस्टेंस के हिसाब से कितने भी स्पीड में मारा हो, कभी चाटा कनेक्ट नहीं हुआ। मेरे अंदर से मेरे लाइफ में मुझे 1 या 2 इंसिडेंट याद है जहां पे मैं आर्टिस्ट को पहले ही बोल देता हूँ झापड़ मारना है तो ये डिस्टेंस रखो मेरे से। तो काफी बार वो एक्टर जो एक्टिंग के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे निकल गया, तो कहीं नाक पे टच हुआ होगा ऐसे गलती से एक आध बार। अदरवाइज कभी मैंने थप्पड़ कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया किसी के फेस पे। बहुत बहुत सुंदर बात है सर। ये आपका जो नरम दिल है, शायद ये वो एक बहुत बड़ा उसका एक रोल आपकी जिंदगी में है। सर, जो आपने बताया ना, ये एक कितनी खूबसूरत सी बात है, क्योंकि अगर आपका एक चाटा कोई सचमुच में भी खा ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो सचमुच में उठ सकता है, वो तो उठ ही जाएगा। जी सर। सर कभी गलती तो से कभी मुझे आदत थी सेट पे डायलॉग्स बोलते समय अगर कहीं फंबल हो गया या डायलॉग कहीं ऐसा मिस हो गया, तो मुझे इतना गुस्सा आता था, पहले पहले बहुत गुस्सा आता था। तो मैं अपने आप को मार देता था ऐसा कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आप को थप्पड़ मार देता था। तो उंगली के निशान यहाँ पे आ जाते थे पूरे फेस पे, पूरा फेस का, मतलब फेस ऐसा पूरा यू कैन सी, कैमरे में दिखता था कि उंगली के निशान आ गए। तो हम लोग को 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठना पड़ता था कि भाई उंगली के निशान चले जाए, उसके बाद हम लोग शूट करेंगे। तो जब मैं खुद अपना थप्पड़ थप्पड़ नहीं खा सकता, सामने वाले का क्या हालत होगा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल फिर वो सही रिस्क कह रहे हैं लिया नहीं सर हमने। आप। हाँ। जी।
सर अगर हम आपके केबीसी को लेकर के बात करें, आप केबीसी में भी गए थे, तो उसको लेकर के हाँ जी। आपकी क्या यादें हैं? सर एक तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे अमिताभ सर से मिलने के लिए, बच्चन साहब से मिलने के लिए। सभी आतुर थे, हमारी पूरी टीम। और उससे पहले किसी प्रमोशन के लिए हम लोग सूरत गए हुए थे, तो हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई थी उनसे। और बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से उन्होंने हमारे साथ उन्होंने बातें की। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, हमारी पूरी टीम गई थी, एसीबी साहब, आदित्य, माई सेल्फ और सालुंग के साहब, हम सब गए थे वहां पर। और बहुत अच्छा लगा। वेरी वार्म, बड़े वार्म उनका बिहेवियर है विद कंटेस्टेंट। एंड हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। आई थिंक ऑडियंस के भी काफी रिस्पॉन्स आया कि सर आपने हमने आपको केबीसी में देखा, अच्छा लगा। एंड वी हैड वंडरफुल टाइम देयर केबीसी के सेट पे। स्पेशली वहाँ पे सर उन्होंने एक हमको टास्क दिया था, ओके। स्पेशली एक टास्क दिया था बच्चन साहब ने कि जैसे दया आप साउथ से हो, एसीबी साहब आप महाराष्ट्रन है, आदित्य श्रीवास्तव इज फ्रॉम यूपी, और हमारे सालुंके साहब इज फ्रॉम राजस्थान। तो वो मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, ये भैया भाषा में बात कर रही हैं, मराठी में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने मदर टंग में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, you know? तो वो एक बहुत ही वंडरफुल फ्लेवर था उस एपिसोड का, अगर आपने देखा हो तो। आई डोंट आई मीन इफ यू हैव सीन इट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर जब देखा जाए आपकी जो अदाकारी है, यूँ कहिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर है वो सब लोगों के बीच में साझा करना चाहूँगा। जी, ये पिक्चर है जिसमें साफ पता लगता है कि आपकी पूरी टीम किस प्रकार से एक-दूसरे के साथ में एक परिवार, एक फैमिली की तरह आप लोग ने हमेशा एक-दूसरे के साथ में काम किया। तो सर जो एब्सोल्युटली। आफ्टर ये जो आपका कह सकते हैं कि आफ्टर शूटिंग जो आप लोगों की केमिस्ट्री थी, या ऑन शो भी जब शो के ऊपर भी जो है आप लोगों की केमिस्ट्री साफ नज़र आती है कि आप लोग किस प्रकार से एक-दूसरे के साथ में हमेशा चिल करते रहे। तो इसको लेकर के आपके पास में कई सारी यादें होंगी, कोई आप याद शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सर एक एक तो सीआईडी एक क्राइम बेस्ड शो था। मतलब बड़ा ग्रिम सिचुएशन है, हर कोई बड़ा स्ट्रेट फेस में एकदम सीरियसली बात कर रहा है, सीरियसली डायलॉग्स बोल रहा है, नो लाफ्टर नो मजाक। बट द मोमेंट शॉर्ट कट होता है ना, एवरीबडी, मतलब ऐसे कॉमिक टाइमिंग्स, फ्रेडी, आदित्य सर का, शिवाजी सर का, ठीक है, हमारे जो टीम में जो मेंबर्स थे, कॉमेडी की टाइमिंग बहुत कमाल की थी। और वहां पे इतना धमाल मस्ती होता था कि अगर कोई नया आदमी वहां पे आ रहा है क्राइम शो देखने के लिए, तो उसको विश्वास नहीं होता था कि क्राइम शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कॉमेडी शो है। आर्टिस्ट मतलब हंस हंस के लोटपट हो रहे हैं जमीन पे, कोई ना तो कोई कुछ जोक क्रैक करता था। तो एटमॉस्फेयर सेट बड़ा लाइट हुआ करता था। नहीं तो नॉर्मली होता है ना कि क्राइम सीन है, डेड बॉडी पड़ी है, उसकी मदर रो रही है, मदर सा सिचुएशन है। वो सिचुएशन सिर्फ शॉट के दौरान ही होता, उसके अलावा वो माहौल कभी नहीं था। सीआईडी का माहौल मतलब एकदम लाइवली, लाफ्टर, लार्जर देन लाइफ। तो इट वाज 21 साल हमने दिन के 12-12, 15-15 घंटे साथ में बिताना। मतलब हम लोग अपने फैमिली के साथ घर पे उतना टाइम नहीं होते थे उस वक्त। एवरी डे वी वर शूटिंग एंड एवरी डे 12 to 15 आवर्स वी आर टुगेदर। So that was the extended main family you can say, मतलब बड़े extended था, but it was a main family because उतना टाइम हम उनके साथ जगते हुए बिताते हैं। घर पे आके तो हम सो जाते थे क्योंकि दूसरे दिन वापस शूट पे जाना होता था। तो वहां पे जगते हुए हम 15-15, 12-12 घंटे एक साथ बिताते थे। और जब शो बंद हुआ, ऐसा एक बड़ा सा वैक्यूम जैसा हो गया था सबके लाइफ में। समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या है, यू नो। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई शायद वापस शो आ जाएगा, वापस ऑन एयर आ जाएगा, बिकॉज वी कुडंट बिलीव के बंद हो गया। भले एक ही साल हो गया था, बट इट टुक सम टाइम फॉर अस टू टू सिंक इन कि शो बंद हो चुका है। बिकॉज वो 21 साल डेली एक दूसरे से बात करना, एक के साथ घूमना साथ में, अलग अलग लोकेशंस, वो भी सीआईडी के लोकेशंस बहुत अलग अलग होते थे। जो हमारे रन ऑफ द मिल जो जो सास बहू शोज देखते हैं आप, कि डेली हमको एक ही लोकेशन जाना है, हर रोज एक ही लोकेशन जाना है, नहीं। सीआईडी वॉज 30 डेज 30 डिफरेंट लोकेशन, हर रोज अलग अलग लोकेशन पे शूट करना, हर लोग अलग अलग नए गेस्ट आर्टिस्ट आते थे। तो इट वॉज वंडरफुल। कभी ऐसा मोनोटोनस हो रहा है या वही रेपिटेटिव हो रहा है, ये कहीं भी हमको नहीं लगा 21 साल।
जी सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका एक और स्पेशल रिलेशनशिप इस शो में रहा। हाँ जी। जी, मैं 1 सेकंड, मैं वही पिक्चर दिखा रहा हूँ। जी, आपका अभिजीत सर हम्म, से या आदित्य श्रीवास्तव सर से आपका बहुत ही एक भाई जैसा, दोस्त जैसा एक नाता रहा। तो आप उसको लेकर के क्या कहना हम्म। चाहेंगे, या अभी आप कितने आप लोग कनेक्टेड हैं, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? कनेक्ट कनेक्ट जैसे कल दोपहर को ही हम लोग सब साथ में ही थे। कल दोपहर को हम सब ने मिलके लंच किया। नो डाउट हम दो दो चार महीने के बाद मिल रहे हैं, बट कल दोपहर को हम लोग साथ में थे, साथ में लंच वंच किया। 10 12 15 लोग थे हमारी टीम के। अभिजीत के साथ एज एन एक्टर हमारी केमिस्ट्री अच्छी है। तो वो जो हम लोग ने उसमें जो वो कैरेक्टर बिल्टअप किया था, अभिजीत और दया की दोस्ती का, वो इतना बढ़िया टाइमिंग था हम दोनों का एज एन एक्टर कि लोगों को वो अच्छा लगने लगा। वैसे फ्रेंडशिप हमारी सबके साथ अच्छी है। एसीपी प्रद्युमन के साथ भी हमारे, भले वो हमसे सीनियर है बट दोस्ती वाला ही हमारा रिश्ता है। डॉक्टर सालुंके के साथ है, या बाकी दिनेश फडणीस है, या बाकी के हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबके साथ हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। बट ऑन स्क्रीन अभिजीत के साथ एक स्पेशल रिलेशन था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था। और एक अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब हम लोग एक दूसरे को देखते भी है, वो लुक में हम समझ जाते थे भाई वो क्या कहना चाहता है या मुझे क्या करना है। वो उतना हमारा केमिस्ट्री अच्छा था ऑन स्क्रीन करके, लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है। आज भी मैं जाता हूँ, मुझे तो मिलते हैं लोग, पहला उनका सवाल ये होता है, अरे दया सर कैसे हैं आप, अभिजीत सर कैसे हैं। कोई ये नहीं पूछता कि एसीपी कैसा है या फ्रेडी कैसा है। पहले मुझे, अरे दया सर कैसे हैं आप, हाँ गुड, अभिजीत सर कैसे हैं। मतलब उनको ऐसे दिमाग में है कि ये दोनों बहुत थिक फ्रेंड्स हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। बट वो ऑन स्क्रीन एक वो जय वी वाला एक जोड़ी हो गया था, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी भी मैं पुराने एपिसोड देखता हूँ तो वाकई में वो एक ट्यूनिंग बहुत अच्छा लगता है ऑन स्क्रीन हम दोनों का। जी, बहुत बहुत सुंदर है। अ, अगर हम आगे थोड़ी-सी और बात करें, तो कई सारी आपने फ़िल्में की हैं, जिसमें जॉनी गद्दार है, उसके बाद रन अवे है। इसके अलावा जो है आपने सिंघम रिटर्न को लेकर के अगर हम बात करें, तो उसमें जो ये जो आपका रोल है, यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है कि आप किस प्रकार से जो है, मतलब जो पिक्चराइज़ेशन है, या यूँ कहें जो आपका रोल ख़ास तौर पे वो रहा। और वहाँ पर जो है अजय देवगन सर वो डायलॉग भी बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका फ़ेमस डायलॉग है, दया तोड़ दो अच्छा। दरवाज़ा। ठीक है? तो वो ओके। जो फ़िल्म का जो आपका, एक तो आपको वो कैसे मिली फ़िल्म, और उस फ़िल्म के अलावा ख़ास तौर पे ये डायलॉग वहाँ पर रखा गया, जो आपका सिग्नेचर डायलॉग है, मतलब आपके लिए जो सिग्नेचर डायलॉग है, तो उसको लेकर के कुछ राइट याद राइट। आप शेयर करना चाहेंगे जब अजय देवगन सर ने बोला होगा आपको, तो वो क्या मोमेंट था और क्या था उस समय पर? नहीं, सिंघम में बेसिकली इट वाज ऑल रोहित शेट्टी। क्योंकि सिंघम करने से पहले मैं फियर फैक्टर के लिए साउथ अफ्रीका गया था। और रोहित शेट्टी की पहचान ऑलमोस्ट 2000 से पहले है, मतलब 20 साल ऊपर हो गए, 20 22 24 साल हो गए मेरे अंदर से रोहित शेट्टी के साथ। मैं तब से जानता हूँ जब रोहित शेट्टी फाइट मास्टर वीरू देवगन के साथ काम कर रहे थे, और उसके बाद अनिल देवगन और अजय देवगन की टीम में थे। तो जब मैं 2014 में फियर फैक्टर के लिए गया था, तब रोहित शेट्टी से बहुत साल के बाद मेरी मुलाकात हुई थी। बट वहां पे मेरा बड़ा प्रोफेशनल में रिलेशन रखा मैंने, मतलब पुराना दोस्त है तो मैंने वो कोई एक्स्ट्रा फेवर वाला मैंने कोई बात नहीं किया था वहां पे। तो आई वॉज वेरी प्रोफेशनल वहां पे। तो उसके बाद जब फियर फैक्टर करके मैं वापस आया, विद इन अ मंथ्स टाइम आई थिंक रोहित शेट्टी के ऑफिस से कॉल आया था मुझे, बोला रोहित शेट्टी मिलना चाहते हैं आपसे। तो आई वेंट टू हिज ऑफिस, मेट हिम एंड ही टोल्ड मी कि दया ऐसा ऐसा सिंघम 2 कर रहा हूँ, एंड उसमें एक कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि तू करे। मैं क्योंकि रोहित शेट्टी ने उसकी फर्स्ट फिल्म जो है जमीन, जमीन के लिए मुझे बुलाया था, और मुझे एक अच्छे रोल के लिए कास्ट किया था उन्होंने। बाद में उन्होंने ही मना कर दिया था, ये कह के जो रोल मैंने सोच के तेरे को बुलाया था, अब वो रोल में उतना फ्लैश रहा नहीं है, काफी उसमें काट छाट हो चुका है। तो आई वुड एडवाइस कि आप ये रोल मत करो। उसके बाद सीधा सिंघम में मुझे बुलाया उन्होंने, वहां पे मिला और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर
तू ये कैरेक्टर कर रहा है तो मैं इस रोल को थोड़ा डेवलप करूंगा, अदरवाइज इस रोल में ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज सिंघम इज बेसिकली अजय देवगन। मैंने बोला ठीक है, अगर इफ यू थिंक मैं अगर ये कैरेक्टर कर रहा हूँ तो जस्टिफाई है तो मैं करने को तैयार हूँ। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डूइंग सिंघम। एंड वो जो दरवाजा तोड़ने वाला है, जब रोहित शेट्टी ने मुझे कहा कि ये सीन है और अजय देवगन बोलेगा दया दरवाजा तोड़, तो मैंने रोहित को ये बोला यार कम ऑन, मतलब सीआईडी में भी वो कर करके क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ और लेते ना, दया दरवाजा तो मत लेते, कुछ और लेते। तो वो आया मेरे पास आके बोला दया देखना, इस शॉट पे लोग सीटी बजाएंगे, दैट वाज हिज वर्ड, इस शॉट पे लोग सीटी बजाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं वो फिल्म अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, और ऐसे ही एक बार इवन फॉर प्रीव्यू के लिए गया था, तो 3-4 बार जब उस फिल्म में सीटियां और तालियां बजी थी, उनमें से ये एक सीन था जहां पे लोगों ने दिल खोल के सीटियां बजाई, तालियां बजाई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक डायरेक्टर का कन्विक्शन होता है एक सीन को लेके, वो कितना स्ट्रांग था। एंड ही वाज सो एक्यूरेट, मिस्टर रोहित शेट्टी। उसको पता था कि ये शॉट, ये सीन, इसमें लोग तालियां बजाएंगे, और बकायदा हर शो में बताते हैं कि उस सीन पे लोगों ने तालियां बजाई। एंड अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फैंस का जिनको ये शॉट अच्छा लगा, बिकॉज फॉर मी सीआईडी में हर रोज ही करता था, दरवाजा तोड़ो या मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा कॉमन हो गया था, मतलब क्यों बार बार अभी फिल्म में भी रिपीट कर रहे हो, बट उसका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग था। जी, बहुत बहुत सुंदर एक उनका पहले से ही एक्चुअली रोहित शेट्टी सर जो है इतने कमाल के डायरेक्टर हैं या कितने कमाल के इंसान यस हैं वो, तो उन्होंने अगर कोई विजन देख लिया कि ये ऐसे चलेगा, इट मीन्स कि वो वैसे ही जाएगा। आप उनके एब्सोल्युटली। काम को देख लीजिए, किसी भी फिल्म में उनके काम को देख लीजिए, जिस प्रकार से, जिस लेवल से, जिस शिद्दत से वो काम करते हैं, उनको हर छोटे से छोटा जो कह सकते हैं कि पार्ट होता है, वो उसमें पूरी तरह से काम करते हैं, और जो चीजें किरदारों से नहीं निभाई जाती हैं वो खुद करके बताते हैं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। राइट राइट। वो तब वो मजा आता है उसके अंदर, खास तौर पे जो स्टंट सीन्स होते हैं उनके लिए तो वो बहुत ज्यादा एक्चुअली जाने जाते हैं। तो अभी जैसे अभी आपने बात की खतरों के खिलाड़ी को लेकर के, तो उसमें जो है कोई उसकी याद अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ में। खतरों के खिलाड़ी, मैं जब खतरों के खिलाड़ी करने गया था तभी यहाँ पे सीआईडी में मतलब काफी डेली बेसिस पे ही हो रहा था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ पे एक महीने तक वहाँ पे रहना है, तो मैं बोलूंगा शूटिंग से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, तो वो हिसाब से आई एग्री टू डू फियर फैक्टर। और वहां पे गया, जितने कंटेस्टेंट्स थे सब बहुत मतलब बढ़िया, वेरी कोऑपरेटिव, सभी अच्छे कंटेस्टेंट्स थे। और पता नहीं, आफ्टर अ वीक 10 days आई स्टार्टेड मिसिंग द सेट्स ऑफ सीआईडी। बड़ा होम सिकनेस से मुझे लगने लगा वहां जाके, जबकि पूरी टीम अच्छी थी और एवरीडे हम लोग शूट कर रहे थे, अलग अलग लोकेशन, वंडरफुल कंट्री, बहुत कुछ देखने के लिए। बट समहाउ बैक ऑफ द माइंड मेरा सीआईडी चलता था, क्या सीआईडी के सेट पे भी ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, आज पता नहीं कहाँ शूट कर रहे होंगे, अरे यार मिस कर। तो आई यूज्ड टू मिस दैट सेट अ लॉट। एंड फियर फैक्टर में एवरीथिंग बड़ा मतलब प्रोफेशनल लेवल पे बहुत परफेक्ट था। रोहित शेट्टी के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, पूरा टीम जो वहाँ पे थे, इवन जो क्रिएटिव और बाकी के जो बैकअप टीम थी फियर फैक्टर की, आई थिंक एवरीबॉडी दे दे लव मी एंड आई लव देम। और बाय द टाइम मेरा जो एग्जिट हुआ था, जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ था, बड़ा इमोशनल बॉन्डिंग था। नॉर्मली मैं मतलब सब किसी के सामने रोना पसंद नहीं करता, उस दिन आंसू छलक गए, बोलते हैं ना, वैसे छलक गए, विच वाज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आई कुडंट होल्ड इट। जबकि पूरे जितने 12-13 कंटेस्टेंट थे, उसमें मैं ही एक था जो हमेशा चुप रहता था, शांत रहता था। बाकी सब अपने बतियाते रहते थे, सब बात करते हैं, फ्रेंडशिप, ये वो, फोना फोनी। मैं एक कोने में शांत पड़ा, एकदम चुपचाप, किसी से हाय हाय हेलो, बस में बैठे, हेलो सर, हाय कैसे हो, हाँ, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। जितना अच्छा उतना ही, उस किसी के साथ ज्यादा मिक्सअप हुआ भी नहीं। बट जब एलिमिनेट हुआ तो पता नहीं समथिंग, एक क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड से किसी ने ऐसा लगा कि कुछ खींच लिया, तो आई गॉट इमोशनल एंड इट वाज अ वंडरफुल फेयरवेल।
आई थिंक वो एपिसोड आज भी कभी देखता हूँ तो मुझे बड़ा मैं भी खुद अभी भी देख के मुझे ऐसा रोने जैसा हो जाता है। इट वाज वंडरफुल एक्चुअली। फियर फैक्टर वो भी एक बड़ा चैप्टर था मेरे करियर का। जी, यार राघव जी। जी बिल्कुल। सर अगर हम आपके अवार्ड को लेके बात करें तो 2 गोल्ड अवार्ड आपने जीते हैं। वो क्या मोमेंट थे जब आपको अवार्ड मिला? सर एक एक्टर के लिए अप्रिसिएशन और क्या हो सकता है कि आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपके फैंस आपको पसंद कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस आपको ऐसा कोई अवार्ड दे दें। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि अवार्ड के लिए ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, उन्होंने सामने से नॉमिनेट किया और मुझे मिल गया। तो आई एम थैंकफुल टू माई गॉड, माई पेरेंट्स, माई फैंस, that they thought I deserve that award somewhere। बहुत खुशी होती है किसी भी एक्टर के लिए, अच्छा एक्टर हो बुरा एक्टर हो कैसा भी एक्टर हो, अवार्ड मिलना अपने आप में एक खुशी का अनुभव होता है। वही हुआ मेरे साथ भी। आई इनिशियली आई कुडंट बिलीव कि उन्होंने नॉमिनेट भी किया मुझे, बट नॉमिनेशन भी हुआ एंड आई गॉट द अवार्ड। इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। जी सर। सर अगर हम आपकी आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, तो अभी फ़िलहाल क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने? क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी जस्ट मैंने एक 8-10 दिन पहले दिस फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है जिसका नाम था मिस्टर ले। पिछले साल मतलब कोरोना जब शुरू हुआ था, कोविड का टाइम जब शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन के जस्ट पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले थे और स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज लॉकडाउन हो गया। उस वक्त वरुण धवन वॉज द मेन गाय, हीरो थे उसमें, और फिल्म का नाम था मिस्टर लेले। उसको बाद में डिले कर दिया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और अभी इस साल उसको हमने कंप्लीट किया। बट फिल्म का कैरेक्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम और उसमें जो मेन एक्टर है दिस टाइम इट्स विकी कौशल। तो नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है बट वी हैव कंप्लीटेड द फिल्म। तो आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम और मे बी मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर ये फिल्म ओटीटी पे दिखाएंगे या थिएटर पे, ये मुझे पता नहीं, उनका कॉल है। बट फिल्म कंप्लीट हो गई है। धर्मा प्रोडक्शन की अच्छी फिल्म है, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइट स्क्रिप्ट है। तो और शशांक खेतान डायरेक्टर है उसके। बहुत अच्छा लगा ये यूनिट पे काम करने के, वेरी प्रोफेशनल एंड वंडरफुल, बहुत अच्छा काम हुआ। तो देखते हैं, इज वेटिंग फॉर दैट फिल्म। उसके अलावा टेलीविजन में बहुत सारी मतलब ऑफर्स आते रहते हैं यहाँ वहाँ, बट लाइक आई सेड फिलहाल आई एम टेकिंग थोड़ा आराम से, मतलब कोई घाई नहीं है कि मुझे करना है काम, इधर भागना है उधर भागना है, नहीं। अभी एज के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स भी हो गया हूँ पहले से और आराम से शिद्दत से काम करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा जंबल करना नहीं चाहता। एड्स करता रहता हूँ, बीच में कुछ फुटवेयर का ऐड किया था, मैं टेंट ऑफ डोर का ऐड किया था और अभी रिसेंटली एक एमपीएल का ऐड भी आया था। तो ऐसे ऐड करता रहता हूँ। अभी शायद एक आने वाले हफ्ते में शायद एक्स का ऐड करूंगा, तो एड्स करते रहता हूँ। और टेलीविजन शो एज ऑफ नाउ मैंने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है। बातें होते रहती हैं, मीटिंग्स के लिए बोलते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज के लिए मीटिंग्स होती है, बट अभी तक इट्स ऑल इन द पाइपलाइन। जी सर। यहाँ पर काफ़ी सारे फैन्स आपके कह रहे हैं कि एक बारी आपने सारे फैन्स को आप हेलो बोल दीजिए। या फैंस को मैं तो हमेशा हेलो बोलता हूँ। हमारे माई बाप है, फैंस ही है हमारे, मतलब जिनकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑल बिकॉज ऑफ देम एंड वी लव यू ऑल ऑफ फैंस, वी लव यू। आई मीन एहसान कैसे जताएं ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि फैन्स की बदौलत ही जो है एक कलाकार की सबसे ज़्यादा ख़ासियत या प्यार उसको वहीं से मिलता है, फैन से ही। सर ये जो है बार-बार ओके। सभी लोग। जी, मैं आपके सामने एक कुछ कमेंट्स हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। जी, हाँ तो एक बात यहाँ पर किसी ने ये भी कहा है कि आपकी जो बेस्ट मेमोरी है एसीपी साहब के साथ में, वो कहते हैं कि आप हाँ। अगर कोई बेस्ट मेमोरी है, तो वो आप अगर शेयर करना चाहें यहाँ पे? एसीपी साहब के साथ तो मेमोरीज ही मेमोरीज है, मतलब इतने सारे मेमोरीज है फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैं ऑडिशन के लिए गया था पंद्रह के ऑफिस में और मैंने पहली बार उनको देखा था।
और आई वाज मतलब मैंने उनको उससे पहले किसी फिल्म में देखा था, और मराठी 100 मैंने बचपन में देखा था वो शो 100 मराठी, एंड यूज्ड टू लव दैट शो। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम। Very vibrant, very lively kind of person, Shivaji Satam, or sense of humor, amazing sense of humor, and a wonderful colleague to work with. Very cooperative. अब मैं क्या बोलूं, मतलब फादर फिगर, एल्डर ब्रदर, फ्रेंड, इज एवरीथिंग टू अस। और कभी भी उन्होंने ये नहीं जताया कि मैं सीनियर एक्टर हूं, मैं बड़ा एक्टर हूं, कभी नहीं। एंड दैट इज द रीजन मे बी वी सस्टेन फॉर 21 years एज अ टीम, बिकॉज वी यूज्ड टू लिसन टू हिम, वी यूज्ड टू रेस्पेक्ट हिम। और उन्होंने जो बोला वो फाइनल वर्ड है, उसको कोई काट नहीं सकता था, चाहे कम वॉट में, कोई किसी का कुछ भी ओपिनियन हो, साटम साहब ने बोला फाइनल। एंड ही यूज्ड टू लिसन टू अस। हम कुछ बोलते थे, वो सुनते थे, फीडबैक देते थे। तो ही वाज अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव एक्टर। नो हैंगअप्स, नो ईगो इश्यूज, नहीं कोई एटीट्यूड नहीं। एंड एज अ फ्रेंड आल्सो इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। सर जो है जब हम किसी के साथ में इतने लंबे टाइम तक काम करते हैं तो एक फैमिली वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, या फिर यूं कहिए फैमिली का रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद में ही इतने लंबे समय तक काम किया जा सकता है। अदरवाइज आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारी चीजें जो है वो रहती हैं। सर एक या क्वेश्चन बार बार सभी लोगों की तरफ से आ रहा है कि जो है CID 2 के लिए, इफ यू रिमेम्बर मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे पूछा था, काफी सारे लोग तब भी जानना चाहते थे और आज भी जानना चाहते हैं कि क्या CID 2 वापस आ सकता है, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस, क्योंकि जो मकाम CID का रहा या आज तक है वो शायद किसी और क्राइम के कोई भी सीरीज को कहीं वो मकाम नहीं मिला जो CID का मकाम। CID अपने आप में अनोखा और पहला एक ऐसा सीरियल था। तो आज भी लोग उसको रिपीटली मतलब रिपीट कर करके देख रहे हैं लोग। तो उसको लेकर के एब्सोल्युटली। आप क्या कहें? सीआईडी वापस मुझे लगता है आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट उसी चैनल पे आएगा या किस चैनल पे आएगा उसके बारे में बोल नहीं सकते, बिकॉज चैनल से भी बात होते रहती है। बीच में भी बात हुई थी कि उसको रिवाइव करना है, बट अभी फिलहाल हमारे प्रोड्यूसर्स थोड़ा किसी काम में फंसे हुए हैं करके, वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। बट अगर एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सीआईडी कैन कम बैक, इफ नॉट ऑन दिस चैनल तो मे बी ऑन सम अदर चैनल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। और जिसके साथ इतने मतलब डेडिकेटेड फैंस हैं, मतलब उनके ब्लेसिंग से ही मेरे अंदर से उसको आ जाना चाहिए। हम लोग खुद मिस करते हैं भी, मतलब एक्टर्स जो हैं, हम लोग मिस करते हैं यार, क्या बढ़िया काम किया हमने इतने साल, इतने शिद्दत से, इतने सिंसियरिटी से हमने जो काम किया है, वी मिस दैट। तो आई थिंक इन सबके प्रेयर्स, हमारे प्रेयर्स, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन कम बैक, इट कैन बाउंस बैक। CID का इंतजार जो है, आप ये समझिए कि जितने भी आपके फैंस हैं वो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बार बार चाहे वो किसी भी चैनल पर आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन सब लोग चाहते हैं जो CID की ऑलमोस्ट जो पूरी टीम है वो अगर दोबारा एक साथ फिर से काम कर सके और बेहतर तरीके से बिल्कुल। दोबारा उसका आगमन हो पाए। तो मैं चलने से पहले सर एक दो बातें और आपसे करना चाहूंगा। खास तौर पे अभी पिछले दिनों काफी ज्यादा कोविड को लेकर के प्रॉब्लम रही। जिस प्रकार से कई सारे आर्टिस्ट, कलाकार, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो है काम ना होने की वजह से उन लोगों ने काफी सफर किया। कुछ लोग ऐसे भी रहे जो शायद अपना इंडस्ट्री छोड़ करके ही चले गए, क्योंकि शायद खाने तक के पैसे नहीं थे। और अब वापस जो है काम तो काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। कितनी सारी शूटिंग्स चल रही हैं, कितने सारे शोज़ जो हैं या फिर सीरीज़ बन रही हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है सर। तो जैसा हम एक चीज़ जानते हैं कि इंडस्ट्री में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ, ये उनमें रहता है जुनून कि अगर थोड़ा-सा चेहरा अच्छा है
या किसी को लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो मुंबई की तरफ चले जाते हैं। शायद मुझे ये कहना है कि वो तैयारी शायद उनकी नहीं हो पाती है। तो क्या-क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? मतलब मैं क्या टिप्स दूँ? मेहनत, तैयारी हर हर किसी को करना है। जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना तैयार हूँ या मैं तैयार हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक़्त भी अपने आप को बड़ा कच्चा ही समझता था। पर यहाँ पे आके पक गया। तो मुझे लगता है कि आई वाज़ द लकी वन, मुझे ये अवसर मिला। बट शायद बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जितना लकी नहीं होंगे, उनको शायद प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होगा। तो उनके लिए मैं ये बोलता हूँ, अगर आ भी रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ मेहनत तो करना ही है भाई। आप यहाँ नहीं, किसी और फील्ड में भी अगर आप जाते हो तो मेहनत तो आपको करना ही होगा। बट अगर एक्टिंग में आते हो तो पूरी तैयारी के साथ आइए। या फिर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है या कोई और ऐसा काम है टू विच यू कैन फॉल बैक, कल को अगर नहीं हो रहा है तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि लाइफ में कुछ भी करे, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। मगर तब तक सस्टेन करने के लिए आपके लिए कोई दूसरा प्लान है, प्लान बी है कि मैं भाई ये काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं एक्टिंग करूंगा, या मैं फलाना बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ मैं एक्टिंग करूंगा। अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। बट डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन एक्टिंग कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, तारे तोड़ूंगा, बड़ा स्टार बनूंगा। उतना एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आते भी हैं, यू मोस्ट वेलकम, आइए, मेहनत करिए। बट बी वाइज, जो डिसीजंस लेते हैं बड़े प्यार से, बड़े सोच समझ के, अकलमंदी से काम कीजिए, ताकि आपको आगे इधर आके तकलीफ ना हो। बॉम्बे में आने के बाद पता चला काम नहीं है, घर का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, खाने को नहीं है, अब किससे जाके पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट पैनिक। तो आराम से आप तैयारी करिए पूरा। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, आप इतना कॉन्फिडेंस है, अच्छे एक्टर्स की कदर हर जगह होगी। आप दिखने में कैसे भी हो, लुक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। आप में टैलेंट है, वो कॉन्फिडेंस है, आप झंडा गाड़ सकते हो, तो ही आइए। तो ऐसे आधा पका हुआ रोटी लेके प्लीज डोंट डू दैट। अपने घर वालों को तकलीफ, फिर अगर आपने जो ख्वाब देखे हैं अगर वो पूरे नहीं होते, देन सेटबैक, डिप्रेशन, वो सब ना करिए, है ना। अदरवाइज बॉम्बे इज ए वंडरफुल प्लेस। ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो हेल्प करेंगे, और अच्छे टैलेंट की कदर सभी करते हैं, है ना। तो जी, बिल्कुल। बी वाइज, बी वेरी प्रूडेंट अपने डिसीजन में, सोच समझ के कदम उठाइएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। एक आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी का कितना कनेक्शन रहता है? या यूँ कहिए कि जिस प्रकार से जब आप शिद्दत से एक्टिंग करते हैं, उसको आप भगवान से या किसी स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं क्या? स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो, काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ये वर्ड जो है ओवररेटेड भी है। काफी लोग बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, और जब ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे कहीं काम कर रहे होते हैं तो यही लोग किसी और एक्टर के सक्सेस से या पैसे से उनको जेलसी भी होती है। तो आई थिंक स्पिरिचुअल होना इज मोर कि आप सेल्फलेस हो, आप स्वार्थ न रखे किसी चीज में। किसी और के साथ आपको वो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि भाई फलाना ज्यादा पैसे कमा रहा है या बेटर एक्टर है या बेटर लुकिंग है। ये आप आपको मतलब अपने दिल से ये सब चीजों को बाहर फेंकना है। स्पिरिचुअल आई थिंक इस मायने में अगर हो तो बेटर है। जो मैं नॉर्मली देखता हूँ लोगों से या सुनता हूँ कि स्पिरिचुअल मतलब ध्यान लगाना भगवान के बारे में। अगर आप अच्छे काम करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप वैसे ही स्पिरिचुअल है। बहुत ज्यादा वो उस ग्रूव में समाधि लेके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आपसे किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की मदद कर सकते हो, करिए प्लीज, है ना। और बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना हो तो बेटर है, यू नो। तो स्पिरिचुअल इस हिसाब से रहे कि किसी को तकलीफ ना दे। अपने अंदर जितना जेलसी है, गुस्सा है, उसको साइड में रखे, लेवल हेडेड हो, और हमेशा वाइज डिसीजन ले। मेडिटेशन जरूरी है। स्पिरिचुअल होना मुझे पता नहीं, बट मेडिटेशन करना, आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, और थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़े, यू नो, ये जो मेडिटेशन के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़े,
रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, हम लोग प्रीच तो बहुत करते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम बोलते बहुत हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा एक एक पर्सन के कैरेक्टर में, उसके पर्सनैलिटी में। हर चीज यहीं पर है अपने दिमाग में, हम जैसा सोचते हैं, कैसे उसका आचरण करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वही स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से। बी नाइस टू पीपल, दैट्स इट। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या अच्छा काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, तो वही एक अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है। सर एक आखिर क्वेश्चन जो है ये बार-बार आ रहा है कि मैम के लिए, हाँ श्रेया जी। मैम के लिए जो है आपकी और श्रेया मैम की बहुत अच्छा। अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है? और जो है आप नेट पर जो है इंटरनेट पे आपकी तस्वीरें जो हैं फैमिली की वो शेयर होती रहती हैं, जो आप करते रहते हैं। तो ओके। सिर्फ़ लोग जानना चाहेंगे कि मैम के लिए 2 शब्द अगर आप कहें तो? नहीं, श्रेया से हमारा बड़ा प्रोफेशनल रिलेशन था। वो तो एक ऑन स्क्रीन जोड़ी बना दिया गया था। अदरवाइज शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने मतलब सीआईडी से पहले वो कुछ बालिका वधू करती थी, तो मैं उनका वो शो भी देखता था। शी फाइन एक्ट्रेस। अभी शी हैप्पीली मैरिड, बच्चे बच्चे हैं, शी सेटल्ड डाउन। बातचीत तो बहुत कम ही होती है हमारी, बट एज ए प्रोफेशनल हम लोग वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस, वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क। एंड लाइक आई सेड, अगर कोई चीज दिल से करें तो उसको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल जाता है। तो ये दया श्रेया का जो जोड़ी था, ये पता नहीं थोड़ा उस वक्त पॉपुलर हो गया था। जैसे दया और अभिजीत का दोस्ती का जो एक वो एक अलग लेवल पे चला गया था, वैसे ही था। अदरवाइज वी हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल आवर एक्टर्स। श्रेया इज वन ऑफ देम। वी मिस, आई मीन, बीच में उनको छोड़ना पड़ा शो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज एंड ऑल। We missed her later on, but let's see, जब आगे काम करेंगे तो हो सकता है we'll come back as a team. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और आपकी ज़िंदगी को और बेहतर से जानने का हमें मौका मिला। आगे आने वाला जो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहे, बहुत खूबसूरत हो और इसी प्रकार से आप सभी अपने चाहने वालों का, अपने फैन्स का जो प्यार है, वो ऐसे ही बटोरते रहें। आपके चाहने वाले आपको इतना ही, इससे भी ज़्यादा प्यार करते रहें, मैं कहूँगा। और आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपको ढेर सारी सफलता मिले, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम सभी लोग ऐसी आशा करते हैं, सारे आपके फैन इंक्लूडिंग मी, कि आपका जो सीआईडी 2 जो है दोबारा से फिर से स्टार्ट हो, सीज़न 2, जिसमें जो है हम लोग आपको वही उसी तरह से देख पाएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में आप और बेहतर काम कर पाएँगे और सभी लोगों से इसी प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज हमें हमारे टीएनसी लाइव को वक़्त देने का, हमारे ख़ास तौर पे आमने-सामने में आपने जो इतना सारा प्यार, इतना सारा समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। राघव जी, आमने सामने बैठ के बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने फैंस है, सीआईडी के जितने फैंस है, थैंक यू सो मच। इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल दैट वी एग्जिस्ट। एंड थैंक्स अ लॉट। मतलब जितना भी बोले हम लोग दिल से, कम है आपों के लिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।